वेलकम बैक टू द एटॉमिक एकेडमी। एटॉमिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किन किन मूल तत्वों से बना होता है और एटम की जो विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं उनकी खोज किस किस ने किया था। ओके, यह लेक्चर एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। इसमें आप एटम का स्ट्रक्चर, उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कण और उनके खोजकर्ताओं के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। यह लेक्चर मुख्य रूप से 11वीं 12वीं और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उपयोगी होगा। लेकिन यदि आपने केमिस्ट्री का डिग्री ले रखा है और आपको थोड़ा भी केमिस्ट्री नहीं आता तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो लेक्चर को स्किप मत करिए, जरूर देखिए। आइए अब हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, सीधा हम हमारे आज के लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले जानेंगे कि परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु क्या होता है। ओके, तो जो परमाणु है वह किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, मतलब सबसे छोटा कण होता है जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित करते जाएं और अंत में हमको एक छोटा सा कण मिलेगा जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, वही आपका परमाणु कहलाएगा। क्लियर है? अर्थात परमाणु या एटम पदार्थ का वह भाग होता है जिसको और अन्य छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता और उसी छोटे टुकड़ों के द्वारा उसके समस्त गुणों की व्याख्या किया जाता है। ओके, परमाणु के अंदर जो मुख्य 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, हम यह भी कह सकते हैं कि परमाणु 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी जनरल समझो बस कि कोई आपका एक ऐसे पदार्थ होगा, अब इस पदार्थ को आप तोड़ते जाओगे तो अंत में आपको मिलेगा एक छोटा सा पदार्थ। ओके, अब इस छोटे से पदार्थ में आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं और न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ओके, आगे और अच्छे से डिटेल से देखेंगे हम कि किसी परमाणु के अंतर्गत क्या क्या हो सकते हैं, उनकी खोज किसने किया था, और आगे अभी हम देखेंगे। तो परमाणु क्या होता है? सबसे छोटा कण है किसी भी पदार्थ का। सबसे छोटा कण को हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। उसको और अन्य छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अणु की शुरुआत प्राचीन भारत में। ओके, देखो अभी तो मॉडर्न एज है ना, तो अभी एडवांस लेवल में हम साइंस को पढ़ते हैं, तो साइंस में हम एटम्स के बारे में देखते हैं, उनकी संरचनाएं देखते हैं, उनमें बहुत सारे जो थ्योरीज हैं उनको पढ़ते हैं। लेकिन जिस समय यह सब कुछ नहीं था ना, अभी तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल्स हैं, तो हम चेक कर सकते हैं उसकी संरचनाओं को। लेकिन आज से 600 ईसा पूर्व पहले ही जो हमारे महर्षि कणाद जी थे ना, उन्होंने इसकी खोज कर लिया था और उन्होंने बताया था कि जो अंतिम कण होता है उसे हम परमाणु कहेंगे। ओके, अब ईसा पूर्व कहने का तात्पर्य होता है आज के वर्ष से 600 वर्ष, सॉरी, ईसा पूर्व कहने का मतलब है कि ईसा जी का जो जन्म था ना, उनके जन्म के 600 वर्ष पूर्व ही उनका खोज हो चुका था। ओके, आइए इसको और विस्तार से बता देता हूं मैं। ईसा पूर्व को हम कहते हैं बीसीबी। ओके, ईसा पूर्व मतलब होता है आपका बीसी। एक सेकंड, चलो, ईसा पूर्व का मतलब होता है आपका बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के जन्म के पहले। इसको निकालते कैसे हैं? तो जैसे आज है हमारा 2025, यदि हमको बीसी निकालना है तो हम इसमें करेंगे जो आपका डाटा गिवन होगा, जैसे कि ये, अब इसमें हम जोड़ेंगे 600, तब हमारा निकल के आएगा कुछ। ओके,
तो हम कह सकते हैं कि आज से 2625 वर्ष पहले ही महर्षि कणाद जी ने परमाणु की खोज कर चुका थे। ओके, अब थोड़ा और इसमें मैं एक बता देता हूं एडी का। ओके, ये कई बार पूछा जाएगा। एडी का मतलब होता है ईस्वी। ओके, इसको ईस्वी बोलते हैं, एडी को। ओके, ईस्वी मतलब ईसा पूर्व के जन्म का समय। ओके, इसमें क्या करना है, जैसे 600 ईसा पूर्व 600 एडी दिया जाए, तब आपको आज के वर्ष से 600 वर्ष घटाना है। जैसे ऐसे करके आपको इसमें घटाना होगा। ओके, इतना लंबा नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको ऐसे घटाना होगा। अब जब भी एडी दिया जाए तब आपको घटाना होगा आज के वर्ष से, जब भी बीसी दिया जाए तो जोड़ना होगा आज के वर्ष से। ओके, चलो, तो आज से 600 वर्ष पूर्व, 600 ईसा वर्ष पूर्व ही महर्षि कणाद जी ने परमाणु के बारे में बता दिया था कि जो पदार्थ का अंतिम कण होता है वह परमाणु होता है। ठीक है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत, इसे जॉन डाल्टन ने दिया था। अभी देखो, अब हमने परमाणु का खोज तो कर लिया था। अब परमाणु का खोज करने के पश्चात सभी को यह जानने की इच्छा हुई कि ये परमाणु होता क्या है, कैसे बनता है, उसमें क्या गुण हो सकते हैं। तब तब विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट ने एक उपाय निकाला कि इसकी संरचना को ज्ञात किया जाए। तब इनकी संरचना को ज्ञात करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया और सभी ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में जॉन डाल्टन जी थे, जिन्होंने 1808 में अपना परमाणु का सिद्धांत दिया। ओके, 1808 में, जिसे जॉन डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत कहते हैं। ओके, जिसके अनुसार प्रत्येक तत्व के परमाणु एक जैसे होते हैं। आप कोई भी पदार्थ ले लो, पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी पदार्थ होंगे वे एक ही जैसे तत्व के बने होंगे, जिसको हम परमाणु कहेंगे। अब उस परमाणु की जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक पदार्थ की परमाणु की संरचना लगभग एक समान होगा, लेकिन उनमें जो पाए जाने वाले कण होंगे वे अलग अलग हो सकते हैं। इसी आधार पे जो आपका जॉन डाल्टन जी थे, उन्होंने बताया कि प्रत्येक तत्व के परमाणु एक जैसे होते हैं। एक जैसे कहने का मतलब सभी एक गोलाकार ऐसे होगा, एक नाभिक होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होगा। ओके, ऐसा हमारा जॉन डाल्टन जी ने बता रखा था। क्लियर है? अब उनमें जो उपस्थित कण है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो अलग अलग परमाणु में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो संरचना है वो एक जैसा होगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी पे उपस्थित समस्त पदार्थ एक जैसे परमाणु से बने होते हैं और उनकी संख्या के आधार पे उनमें गुणों की बदलाव किया जा सकता है। ओके, इलेक्ट्रॉन की खोज। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जब परमाणु की संरचना ज्ञात कर रहे थे, तब जो हमारा जे थॉम्सन था, उन्होंने अपने एक प्रयोग के दौरान एक विड़ावेशित कण की खोज की। ओके, जब आप जे थॉम्सन ने एक ट्यूब में कैथोड किरणें को गुजारा, तो उनमें से कुछ विड़ावेशित कण देखने को मिला। वह विड़ावेशित कण कैथोड ट्यूब से चमकने लगा। ओके, जब हाई टेम्परेचर पे ना, लगभग कितना डिग्री था, 2800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब गर्म किया गया, कैथोड ट्यूब, जो ट्यूब था उसमें कैथोड किरणें डाला गया, तो उसमें कुछ चमकदार बिंदुएं दिखाई देने लगी। तब उन्होंने उसका नाम दिया ऋणात्मक कण, जो कि आगे चल के इलेक्ट्रॉन कहलाया। ओके, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो जे थॉम्सन ने अपने प्रयोग के दौरान कैथोड ट्यूब में जब हाई टेम्परेचर दिया और उसमें परमाणु को रखा, तो उसमें एक विड़ावेशित कण चमकने लगा
और उस ऋण आवेशित कण को जे थॉमसन जी ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। ओके, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था। तत्पश्चात नाभिक और प्रोटॉन की खोज हुई। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते गए, जैसे समय बीतता गया, तो एक रदरफोर्ड नामक एक साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में उनको नाभिक और प्रोटॉन दोनों का बारे में पता चला। पहले तो उनको नाभिक के बारे में पता चला। जब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किए तो उनको पहले नाभिक का पता चला। ओके, तो नाभिक क्या होता है? तो नाभिक वह होता है जो कि संपूर्ण परमाणु के भार का वहन करता है। ओके, किसी पदार्थ के परमाणु के अंदर केंद्र पर उपस्थित, उसी को हमने नाभिक कहा। जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि जब कोई पदार्थ इस प्रकार से होगा, ओके, इस पदार्थ के जो समस्त भार हैं या समस्त जो गुण है वह कहाँ पे होगा? केंद्र में होगा। ओके, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के अंदर एक छोटा सा केंद्र होगा और उसी केंद्र के अंदर उस परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होगा। ओके, तब अभी उनको कुछ नहीं पता था ना, उनको केवल एक आइडिया था कि परमाणु के मध्य में केंद्र होगा और जो संपूर्ण द्रव्यमान है उस पदार्थ का वह केंद्र में निहित होगा। अभी उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। बस उन्होंने बताया कि एक नाभिक होगा। ओके, और उस नाभिक में संपूर्ण जो पदार्थ होगा, संपूर्ण जो परमाणु होगा, उसका द्रव्यमान उस नाभिक के अंदर निहित होगा। क्लियर है? चलो, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो नाभिक का खोज है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में किया था। उसके 6 वर्षों के पश्चात उन्हें एक प्रोटॉन के बारे में पता चला। एक धनात्मक कण होगा जिसको प्रोटॉन नाम दिया गया ना। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। और प्रोटॉन को नामकरण किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। ये कई बार पूछते हैं। तो आप गोल्डस्टीन के बारे में भी जानिएगा। प्रोटॉन का नाम किसने दे रखा था? तो प्रोटॉन को नाम गोल्डस्टीन ने दे रखा था। और रदरफोर्ड ने क्या किया था? खोज किया था प्रोटॉन का, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन डिस्कवर्ड। तो ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए थोड़ा सा देखेंगे हम रदरफोर्ड के मॉडल को। ओके, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का जो मॉडल है जिसके अनुसार हमको नाभिक के बारे में पता चला, उसका नाम दिया गया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ओके, कब हुआ था? तो 1911 में। जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है उन्होंने अपना परमाणु मॉडल 1911 में प्रस्तुत किया था और उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट दिया था। ये कई बार व्यापम के एग्जाम में भी पूछा गया ना कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ओके, तो देखो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था क्या, आप थोड़ा सा बस जानेंगे। जब एक गोल्ड का फॉइल था उसमें अल्फा कण डाले गए, तो जो अल्फा कण था वह स्वर्ण के पन्नी से अधिकांश सीधे निकल गए, लेकिन कुछ जो अल्फा कण थे वह मुड़ गए थे। मुड़ गए कहने का मतलब है कि परावर्तित हो गए। ओके, मान लो कि आपने कुछ इस प्रकार का, ये आपने एक गोल्ड का फॉइल लिया, गोल्ड का प्लेट मान लो। ओके, थोड़ा गड़बड़ है, एक सेकंड। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। चलो, ऐसे कभी गोल्ड का पन्नी लिया और इस गोल्ड के पन्नी में हमने क्या डाला? कैथोड की किरणें, सॉरी अल्फा कण। ओके, अल्फा पार्टिकल डाला। तो हुआ क्या कि जो अधिकांश अल्फा पार्टिकल थे वे गुजर गए, ऐसे करके कहना चाहिए ये। लेकिन कुछ क्या थे कि वो पुनः मुड़ के इस दिशा में आ गए।
ये मतलब पूरी तरीके से कुछ जो कर थे वो प्रभावित हो गए करना चाहिए। 90% आपका सीधी रेखा में निकल गए, लेकिन जो 10% था वो आपका परावर्तित हो गए। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये क्यों मुड़ गए। तो मुड़ने का कारण था कि उसमें अधिकांश कुछ जगहों पर खाली था। इस खाली जगहों से जब अल्फा पार्टिकल टकराए तो उसमें समाहित होके कुछ समय के लिए समाहित हो गए और उसके पश्चात वह फिर मुड़ गए। ओके, क्लियर है बात? जैसे अभी देखो मैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो ये हमारा कैथोड किरणें हैं, ये आपका गोल्ड फॉइल, इसको मान लो गोल्ड का फॉइल है। फॉइल मतलब एक प्लेट मान लो ना छोटा सा। अब इसमें देखो छोटा छोटा क्या है आपका स्पेस। ये जो छोटा छोटा मैंने लिख रखा है वो है आपका खाली जगह ना, स्पेस। इसको मैंने बोला स्पेस या रिक्त स्थान। अब यहां से मैंने डाला अल्फा पार्टिकल, तो ये अल्फा पार्टिकल जहां पे ऐसे करके सीधा आपका 90% अल्फा पार्टिकल पास हो गए। ओके, और जो आपका बचा हुआ था वो आपके इस जो आपके रिक्त स्थान है ना, स्पेस दिख रहा है, इनसे टकरा गए और टकरा के उसमें समाहित हो गए और कुछ समय बाद वह यहीं से परावर्तित हो गए। ओके, और इस रिक्त स्थान को बाद में नाम दिया गया प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बात? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से ही हमको पता चला कि जो आपका रिक्त स्थान था वही आपका प्रोटॉन था, जो कि धनात्मक का कार्य करता है। धनात्मक मतलब उसमें कुछ तो कमी है। ओके, चलो क्लियर है? आइए अब देखते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। जेम्स चैडविक जी ने इनका खोज किया था। कब किया था? तो 1932 में। ओके, 1932 में जेम्स चैडविक जी ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। ओके, ये पाया कहाँ जाता है? तो यह किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर पाया जाता है और इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, यह न्यूट्रल होता है। ओके, न्यूट्रॉन कैसे होता है? तो न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। ओके, यह परमाणु को स्थिरता देता है। जब ये नाभिक में प्रेजेंट होगा ना, जैसे ये आपका एक नाभिक मान लो, इस नाभिक में होते हैं प्रोटॉन्स। अभी हमने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से देखा था कि नाभिक के अंदर कुछ रिक्त स्थान होती हैं, उन रिक्त स्थान को हमने बोल रखा था प्रोटॉन। ओके, अब उन रिक्त स्थान में जैसे प्रोटॉन है, अब इस प्रोटॉन में क्या होगा? अब चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें अभी अट्रैक्शन का भी खेल है। ऐसे करके देखोगे तो ये, जिसके कारण से यह अस्थिर हो जाता है। तो बीच बीच में आपके होते हैं न्यूट्रॉन्स। ओके, जो इस प्रभाव को नष्ट करते हैं, मतलब फैलने नहीं देता। ओके, ये न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन से नाभिक की रक्षा करता है। ओके, ऐसे में ज्यादा समझ में आएगा। ये जो आपके देखो बीच में प्रोटॉन्स दिख रहे हैं ना, चलो ओके, ये प्रोटॉन्स हैं। अब ये छोटे छोटे आपके न्यूट्रॉन्स हैं। यह इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव को कम करता है। देखो स्वयं से टकरा जा रहे हैं ना, जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव नाभिक पे कम पड़ता है। इस प्रकार यह नाभिक को स्थिरता प्रदान करता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, न्यूट्रॉन्स परमाणु के को स्थिरता प्रदान करता है। ओके, चलिए ठीक। आइए एक बार जितना भी हमने पढ़ा उसके सारांश को देखते हैं कि क्या है आपका, किस क्रम में खोज हुआ था। ओके, तो सबसे पहले परमाणु का जो खोज था, यदि आपसे पौराणिक तौर पे पूछा जाए तो परमाणु का जो खोज है वह आचार्य कणाद जी ने 600 ईसा पूर्व में ही कर दिया था। उसके पश्चात परमाणु का जो संरचना का क्रम है तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले 1808 में दिया था। उसके पश्चात
इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। देखो पहले स्ट्रक्चर खोज हुआ ना, पहले स्ट्रक्चर के बारे में खोज हुआ, उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन के बारे में खोज हुआ, और इलेक्ट्रॉन के बाद आपका नाभिक के में खोज हुआ। नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड जब नाभिक का खोज किया तभी प्रोटॉन का बारे में भी पता चला। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखा ना कि जब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में हमने अल्फा कण को पास किया तो नाभिक के अंदर कुछ रिक्त स्थान थे, उस रिक्त स्थान को हमने बोला प्रोटॉन। उस प्रोटॉन से अल्फा कण टकराते थे और टकरा के वापसी मुड़ जाते थे। तो इस प्रकार उन्होंने पता लगाया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है। ओके, उसके बाद जेम्स चैडविक जी ने न्यूट्रॉन्स के खोज किया। कब? तो 1932 में। ओके, ये सारांश आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। यदि आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आज ही जुड़िए और ओपेरॉन एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। यहाँ पे आप दोनों को इन दोनों चैनलों में आपको क्लास की संपूर्ण डिटेल, क्विज, नोट्स और पीडीएफ दोनों सभी चीजें अवेलेबल किया जाएगा। ओके, एक चीज आपको और बता देता हूं कि जो आपका परमाणु का स्ट्रक्चर है उसको हम और अच्छे से देख सकते हैं इस प्रकार से। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये होता है एक इमेजिनरी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। जैसे देखो ये जो चारों चक्कर गोल गोल घूम रहे हैं ना, वो होती हैं कक्ष। उस कक्ष के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे रुके हो, देखो रुके हुए दिख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये सभी आपके कक्ष कहलाएंगे। जैसे SPDF पढ़ते हो ना, वो कक्षक होते हैं। और ये ऐसे करके जो चारों ओर गोल गोल घूम रहे हैं वो आपके कक्ष होते हैं। ओके, और जो बीच में आपको देखो दिख रहा है चमकता हुआ, वो आपके होते हैं नाभिक। क्लियर है बात? देखो इस प्रकार से आप देखोगे, थोड़ा इसको हॉरिजॉन्टल में देखो तो बीच में आपका एक नाभिक है। नाभिक के चारों ओर गोल गोल कौन घूम रहे हैं? तो कक्ष घूम रहे हैं। और कक्ष में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। देखो दिख रहे हैं आपको, कक्ष के अंदर उपस्थित हैं आपके इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रहते हैं। जैसे इसमें भी देखो, इसमें बीच में नाभिक है। नाभिक के बड़ा बड़ा जो दिख रहा है वो है न्यूट्रॉन्स, जो नीले कलर से दिख रहा है वो है आपका प्रोटॉन्स, और जो कक्ष के चारों ओर दिख रहा है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।